आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का अपना मालवा यानी खाव उजाड़ सभ्यता इसको पूरा समरी हिंदी में कंप्लीट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपके 2 नंबर सब्जेक्टिव में ऑफिशियल ब्लूप्रिंट यानी मॉडल पेपर के आधार पर जो ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया था 2 नंबर का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही सब्जेक्टिव में 3 नंबर के भी क्वेश्चन 1 पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर का 2 क्वेश्चन हो गया, इधर 4 मार्क्स और इधर 3 मार्क्स, टोटल मिलाकर 7 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है। समरी समझ जाते हो तो चाहे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए परिचय, कि आखिर ये जो चैप्टर है ये चैप्टर क्या आपको बताना चाहता है, लेखक जो है इनका वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो अपना मालवा ये जगह का नाम है और ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो इस चैप्टर का नाम है खाव उजाड़ सभ्यता, इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकृति के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में। इसके लेखक प्रभास जोशी हैं, ठीक है। तो लेखक ने इस पर मालवा के मौसम, नदियों, वहाँ के जनजीवन और संस्कृति का वर्णन किया है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए जो प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं उस बारे में पूरे डिटेल से इस चैप्टर में दिया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज देखते जाएंगे जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। सबसे पहला टॉपिक है मालवा में बारिश। लेखक मालवा में जो बारिश होती है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मालवा में जब बरसात की झड़ी लगी रहती है तो वहाँ के जनजीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मालवा में जो बारिश है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से वहाँ के जो जनजीवन है, वहाँ के जो लोग हैं उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सड़कें जाम हो जाती होगी, नदियों में बाढ़ हो जाती होगी। इस कारण से जनजीवन पर बारिश का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर किसानों की फसल ज़्यादा पानी के कारण गल जाती है। ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या होता है, किसानों का जो फसल होता है ना वो गल जाता है ज़्यादा वर्षा होने के कारण। लेकिन आगे की फसलों की सिंचाई के लिए क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। जगह जगह पर गड्ढे, तालाबें वगैरह होती है या कुएं होती है। तेज पानी से तो आपका फसल तो गल जाता है, लेकिन आने वाले जो फसल की बुआई करने वाले रहते हैं किसान, उसके लिए सहायता हो जाती है कि चलो पानी इकट्ठा हो गया उसकी सिंचाई के लिए। आगे देखिए, बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है। और साथ ही साथ देखिए, एक तो आपका इकट्ठा हो रहा है जल जिससे आने वाले फसल की सिंचाई के लिए बेनिफिट हो जाता है। साथ ही साथ बारिश होने के कारण गेहूं, चने की फसल अच्छी होती है, परंतु सोयाबीन की गल जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए इधर नुकसान भी हो रहा है और इधर फायदा भी हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, बरसात के कारण लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कें जाम हो जाती होगी, है ना। जैसे कि अगर नदी में पुल वगैरह बना हुआ है तो वहाँ पर बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पानी भर जाता होगा, उसका बहाव तेज होता होगा। तो ये सारे समस्याओं का भी सामना वहां पर करना पड़ता है। नदियों में बाढ़ आ जाता है। पहले जैसी बारिश ना होना। अब मालवा में क्या प्रॉब्लम हुआ, पहले जिस तरीके से बारिश होता था उस तरीके से बारिश नहीं होती है। अभी आप लोग क्या देखते होंगे वर्तमान के समय में कि जिस समय जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए उस मौसम में भी बारिश हो जाती है। ठंड में बारिश नहीं होना चाहिए था लेकिन ठंड में भी वर्षा होने लगती है। गर्मी में जिस समय वर्षा होनी चाहिए उस समय वर्षा नहीं होती है। बरसात में जब मानसून अवस्था होती है उस समय फसलों के लिए बारिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उस समय वर्षा नहीं होती है। तो अनटाइमली बारिश का ना होना, टाइम पर बारिश का ना होना, ये भी मालवा में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये लेखक हमें बताना चाहते हैं। जैसे कि मनुष्य ने प्रकृति में बहुत सारे बदलाव किए हैं और ये सारा बदलाव मनुष्य के कारण हुआ है। कवि यह कहते हैं जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है और मानव के प्रकृति में छेड़छाड़ के कारण, बदलाव के कारण क्या हुआ है, पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और इसी के कारण बारिश नहीं हो रही है समय पर। नदी और तालाब गाद से भर गए हैं। गाद समझते हो ना, जो गंदगी होती है उसका जो मोटा लेयर होता है जो बहता है गंदगी, उसी को गाद कहा जाता है। तो उसी की मात्रा नदी और तालाब में पूरा भर चुका है, ज़्यादा हो चुका है। उद्योगों से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। जो उद्योग, जो फैक्ट्री है उससे जो धुआं निकल रहा है, गैसें निकल रही है, विषैले विषैले गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पर्यावरण भी गर्म हो रहा है। आगे देखिए, और वायु प्रदूषण भी हो रहा है ये सारे फैक्ट्रियों के कारण। आगे देखिए यहाँ पर आज के इंजीनियरों का भ्रम। आज के इंजीनियरों को क्या भ्रम है, कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं। पश्चिमी शिक्षा किधर, पश्चिमी कहने का मतलब है अमेरिका हो गया, ठीक है, या फिर यूरोप हो गया। ये सारे देशों का पश्चिमी शिक्षा बहुत ही हाई लेवल का है। उनका मानना है कि जल संरक्षण की जानकारी हमें पश्चिमी देशों से मिली है। कवि कहना चाहता है वो ऐसा मानते हैं कि पहले के ज़माने में लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इतिहास में आप उठाकर देख लीजिएगा,
भारत एक सोने की चिड़िया कहलाने वाली देश थी। भारत एक विश्व गुरु कहलाने वाला देश था। बाहर से दूसरे देश से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे विद्यार्थी। तो ऐसा नहीं कि भारत में कुछ भी नहीं था। हाँ, यहाँ पर अंग्रेज आए, इससे पहले और भी बाहरी आक्रमण हुआ, जिस कारण से भारत की व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो गई। अंग्रेज ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, इसीलिए आज हालत खराब है। और आज के नेता भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, युवाओं का हर एक चीज़ चौपट कर दिया है। नहीं तो भारत देश जिस तरीके से पहले इतिहास में मजबूत था, उस तरीके से कोई भी देश मजबूत नहीं था। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा इस पॉइंट को। वैसे तो मानते हैं कि पहले ज़माने में लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, और इनका कहना है कि पहले के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते थे। पहले के जो ज़माने के लोग थे वो कुछ भी नहीं जानते थे। किस बारे में? जैसे कि जल इकट्ठा कैसे किया जाए, जल का बचाव कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पर आगे, लेकिन यह उनका भ्रम है। कवि कहते हैं कि लेकिन यह उनका भ्रम है। पहले के समय में ऐसे राजा हुए जिन्होंने जल संरक्षण के लिए बड़े बड़े तालाब और बावड़ी का मतलब होता है कुओं के जैसा, ठीक है, जैसे कुआं होता है ना उस तरीके से कुछ बड़ा होता है। तो ये सारा कुछ बनवा कर पहले के टाइम में जल का संरक्षण करते थे जो राजा होते थे। और उन राजाओं में पहला आपका विक्रमादित्य, दूसरा भोज, राजा मुंज, ये सारे राजाओं का उदाहरण है जिन्होंने जल संरक्षण के लिए बड़े बड़े काम किए, तालाबें खुदवाए और बहुत सारे चीज़ किए। आगे देखिए, ओमकेश्वर में नर्मदा पर बांध। ओमकेश्वर एक जगह का नाम है जहाँ पर नर्मदा नदी पर बांध बनाई गई है, ठीक है। आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहते हैं कवि, देखिए यहाँ पर लेखक ने देखा ओमकेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था। यह सीमेंट और कंक्रीट की विशाल राक्षस जैसा था। कवि कहता है कि ये एक राक्षस जैसा खड़ा है। जिस तरीके से बांध रहता है ना, बांध समझते हो, जिसको नदी में बनाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से होता है, ठीक है। आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर जल को रोककर इस तरीके से यहाँ पर जल प्रवेश होता है, यहाँ पर जल बाहर निकलता है। तो इस तरीके से ये जो दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है, कवि इनको इस शब्द से संबोधित करता है कि एक राक्षस जैसा दिख रहा है। और ये राक्षस किसके लिए है? नदी के लिए है। ऐसा लग रहा था कि मानो नर्मदा नदी बांध से चिढ़ रही हो। जो नर्मदा नदी है वह बांध से चिढ़ रही हो। बांध के कारण नदी के वेग में रुकावट आ गई है। क्यों चिढ़ रहा है नदी? क्योंकि जो नदी का बहाव है ना, आप ही सोचिए, अगर आपको पैर हाथ बांध दिया जाए तो आपको चिढ़न जैसा महसूस होगा, आपको खराब लगेगा, मतलब आपको स्वतंत्रता पूरी तरीके से महसूस नहीं होगी। उसी तरीके से नदी भी एक बहाव में चलती है, और उसके बहाव को अगर कोई रोक दे तो उसको भी कहीं ना कहीं अस्वतंत्रता महसूस होगी, और उसको भी एक चिढ़न जैसा महसूस होगा। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे लेखक कि ऐसा लग रहा था मानो नर्मदा नदी बांध से चिढ़ रही हो, और बांध के कारण नदी के वेग में, वेग कहने का मतलब है उसकी स्पीड में रुकावट आ गई है। और आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है नदियाँ गंदे पानी के नाले। अब नदियों में जो गंदे पानी के जो नाले डाले जाते हैं, जैसे ये नदी है इस प्रकार से, और इधर शहर है, इधर भी शहर है, सभी शहरों का जितना कचरा होता है, घरों का कचरा, नालों के माध्यम से, नलियों के माध्यम से नदियों में बहाया जाता है। इसके बारे में लेखक क्या कहते हैं? मानव ने विकास के लिए नए नए प्रयोग किए हैं, नए नए विकास किए, विकास के लिए, और उद्योगों की स्थापना की, फैक्ट्रियों को बैठाया है, विस्थापित किया है। उद्योगों से निकलने वाले कचरे को नदियों में बहा देने से नदियाँ गंदे नाले में बदल गई है। बिल्कुल, जो फैक्ट्री है जिससे विषैले विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसको डायरेक्ट हम लोग नदियों में बहा दे रहे हैं, और वो सारा बहकर कहाँ पर जा रहा है? नदी में। और नदी किस तरीके से लग रहा है? जैसे कि कोई गंदा नाला हो। आगे देखिए, यहाँ पर पूजा सामग्रियों को भी नदियों में फेंका जा रहा है। सोच लीजिए, हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको नदियों में ही बहा रहे हैं, और जिस कारण से सिप्रा, चंचल, नर्मदा, चौरल, ये सारे नदियाँ गंदी हो रही है, दूषित हो रही है। हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह वास्तव में उजाड़ की सभ्यता है। लेखक यही चीज़ संबोधित कहना चाहता है। लेखक सभी को यही चीज़ बताना चाहता है कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए वह विकास है, लेकिन वास्तव में वह हमारे लिए विकास नहीं है, एक उजाड़ सभ्यता है। उजाड़ रहे हम लोग, अपनी सभ्यता को पूरे तरीके से खोखला कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को इतना बढ़ा देंगे कि आने वाले टाइम में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। और पर्यावरण गर्म होने के कारण यहाँ पर देखिए क्या क्या कारण है जिस कारण से पर्यावरण गर्म हो रहे हैं, जैसे कि पेड़ों की कटाई, उद्योगों का धुआं, ठीक है, यहाँ पर दा नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा धुआं। उद्योगों का जो विषैले पदार्थ जो निकलते हैं धुएं के रूप में, उस कारण से भी पर्यावरण में गर्मी फैल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है, पेड़ों की कटाई के कारण भी हो रहा है, और हानिकारक जो भी गैस है
सारा कुछ फैक्ट्री से ही रिलीज होता है ये सारे गैस। तो इस कारण से पर्यावरण में गर्मी उत्पन्न हो रही है। यूरोप और अमेरिका की भूमिका। अब यहाँ पर देखिए यूरोप और अमेरिका की भूमिका पर्यावरण के लिए क्या है। उद्योगों का सबसे अधिक विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ है। जो फैक्ट्री का विकास हुआ है ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई फैक्ट्री निर्माण किया है, फैक्ट्री विस्थापित किया है, तो वो यूरोप और अमेरिका ने किया है। सिर्फ अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, डेवलप कंट्री बनने के लिए इन देशों ने नए नए प्रयोगों से वातावरण में, पूरे पर्यावरण में हानिकारक गैसें फैलाई है। अपने लालच के लिए पूरे देशों में, पूरे वातावरण में हानिकारक गैसें फैलाई है। ये देश अपनी इस जीवन शैली से समझौता नहीं करना चाहती है। ये जो देश है आपका यूरोप और अमेरिका, ये सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगी है, कभी भी कंप्रोमाइज़ करके जीवन शैली के साथ समझौता नहीं कर सकती वातावरण गर्म होने के कारण। और जिस कारण से वातावरण में गर्मी फैल रही है, और जब गर्मी फैल जाएगी आने वाले 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, आप सोच भी नहीं सकते हो कि गर्मी में जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, बर्दाश्त करने के भी लायक नहीं रहेगी। वातावरण में इतना गर्म फैल जाएगा कि इससे क्या क्या प्रभाव होंगे देख लीजिए। यहाँ पर ध्रुवों की जो बर्फ है, जैसे कि ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी का इस साइड वाला एरिया, ठीक है, और इस साइड वाला एरिया यहाँ पर, ठीक है, इतना सा ये जो दिख रहा है आपका, इसको कहते हैं ध्रुव। तो ध्रुवों की जो बर्फ है, यहाँ पर क्या होता है कि 6 महीने ठंडी होती है, 6 महीने गर्म होती है। तो यहाँ पर बर्फ रहती है ध्रुवों में, और कितना किलोमीटर तक बर्फ रहता है ऊंचा जानते हो? जमीन से लगभग 2 से 2.5 से 3 किलोमीटर ऊंचा बर्फ है। और अगर 3 किलोमीटर बर्फ ऊंचा अगर पिघल जाता है गर्मी के कारण, वातावरण के टेम्परेचर के कारण, तो सोचिए वो सारा पानी कहाँ पर आएगा? इस साइड आएगा जिधर हम लोग रह रहे हैं। यानी ओवरऑल एक बाढ़ के जैसा चारों तरफ आ जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कवि बता रहा है कि वातावरण गर्म होने के प्रभाव से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। ध्रुवों की बर्फ पिघल सकती है, उसका पिघलना शुरू हो गया है, और रियल में पिघलना शुरू हो गया है। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा कहीं पर गूगल में इस न्यूज़ को, तो आपको कहीं कहीं पिक्चर भी मिलेंगे, फोटो भी मिलेंगे, कि देखिएगा कि हाँ कहीं कहीं ध्रुवों में बर्फ भी पिघलना शुरू हो गया है। और ये अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है हमारे जीवन शैली के लिए। आगे यहाँ पर होगा मौसम का बिगड़ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इसको इग्नोर कीजिए, आप समझिए बात को। जैसे कि ठंड के समय बारिश होना, गर्मी के समय बारिश ना होना, या फिर गर्मी के समय इतना ज़्यादा गर्म लगना जिसको बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, या फिर जब मानसून आता है तो मानसून के समय वर्षा ना होना। सीधा बात है, जिस समय जो मौसम होनी चाहिए वो मौसम ना होना, ये सारा भी क्या होगा? गर्म होने के कारण इसका सारा प्रभाव होगा। लद्दाख में बर्फ़ की जगह पानी गिरना, यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में क्या हो रहा है? जहाँ पर बर्फ़ गिरती थी, ओले गिरते थे चारों तरफ, वहाँ पर वर्षा हो रही है। क्यों वर्षा हो रही है? क्योंकि जो बर्फ़ गिर रही थी वो गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण पिघल जा रही है, और उस कारण से वहाँ पर बर्फ़ की जगह पर पानी की वर्षा हो रही है। मालवा में कम बरसात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। जो मालवा है, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, मालवा एक मध्य प्रदेश का जगह का नाम है, तो वहाँ पर वर्षा कम हो रही है। ये सारा कुछ वातावरण में गर्म होने के प्रभाव से हो रहा है। कवि यही चीज़ हमें बताना चाहते हैं कि पर्यावरण को जो मनुष्य पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, एक ऐसी सभ्यता बना दी है जिसको हम लोग खा उजाड़ सभ्यता के रूप में बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो समरी था, शॉर्ट समरी, जिसको मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी नए व्यूअर होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाई जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।